गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग सर। इवनिंग। सर गुड इवनिंग सर। बस 2 पार्ट रह गए थे बच्चों, बस 1 मिनट और 1-2 मिनट वेट करते हैं, सब आ जाते हैं, फिर उसके बाद 2 पार्ट खत्म करके अगली एक्सरसाइज शुरू। इन वीडियो ऑफ रखना है आपको। सचिन गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वीडियो बंद रखना है सचिन को। तो बच्चों मैंने दोनों ट्रायंगल के एरिया एक्स एक्सिस के साथ बाउंडेड होने वाला और वाई एक्सिस के साथ बाउंडेड होने वाला ट्रायंगल का एरिया तक हम पहुंच गए थे। 2 पॉइंट मेरे बचे हुए आखिरी। माइक बंद करो, माइक बंद करो सभी। 2 पॉइंट आखिरी बचे हुए हैं मेरे, बस 1 मिनट और रुकते हैं सभी, फिर लेट आएगा फिर छूट जाएगा। ऋषु टाइम से आओ भाई, इतना लेट आ रहे हो आप, 3 मिनट लेट हो पूरे। एक बच्चा है जो अपने मोबाइल का नाम लिख के आया है, बच्चे आप अपना नाम लिख के आओ ना। कोई बच्चा अपने ही नाम से एंट्री लेगा। आज तो मैं मतलब मीटिंग से बाहर नहीं कर रहा, लेकिन आप अगर अपने एक्चुअल नाम से नहीं आ रहे हो तो आपको मीटिंग में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ये ना हो किसी दिन कोई अनऑथराइज एंट्री हो जाए। अभी तो खैर कोई स्टूडेंट ही है, ठीक है भैया। इसलिए कोई भी अपने नाम से नहीं आएगा तो पहचान में नहीं आता है, तो उसको मीटिंग में एंट्री नहीं दी जाती है, हटा दिया जाता है। चलें अब शुरू कर लें। सुनो जरा, अब आसान मतलब एक एरिया वाला पॉइंट थोड़ा सा फिर भी बेटर था जो कल हो गया, ठीक है भैया। अब वो कह रहे हैं यहाँ पर, जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट था वो ये था, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल बाउंडेड बाय दीस लाइन एंड एक्स एक्सिस। और एनसीईआरटी का जो एक क्वेश्चन कर रहे थे भैया, उसमें यही वाला पार्ट, ये वाला मैंने लिखवाया नहीं था, ये एनसीईआरटी ने पूछा है। इसमें देखो यही वाला पूछा है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीस लाइन एक्स एक्सिस। अच्छा वैसे पता होता है बच्चों को, लेकिन फिर भी कोई एक आधा, ट्रायंगल में जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं इन्हें हम वर्टिसेस कहते हैं। वो कह रहे हैं यहाँ इन लाइनों से और एक्स एक्सिस से जो ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल के वर्टिसेस लिखने हैं, बस ये कॉर्नर पॉइंट लिखने हैं, ठीक है भैया। तो आप ऐसे अपना जो ग्राफ पेपर होता है उसका आप लेबलिंग कर देते हो ABC, ठीक है जी। A वर्टेक्स,
ए वर्टेक्स। अब आप बताओ, ए पॉइंट लिखना है और पॉइंट कोई भी एक ऑर्डर पेयर होता है भैया, उस पॉइंट पर पहले आपको एक्स पोजीशन लिखनी होती है, फिर आपको वाई पोजीशन लिखनी होती है। तब बताओ इस पॉइंट पे एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन बोलो क्या क्या है। 2,3 ठीक है। बी पॉइंट ठीक है, ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पॉइंट लिखने हैं। बी पॉइंट एक्स पोजीशन देखो जल्दी बोलो, एक्स पोजीशन -1 ठीक है। और वाई एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है नहीं होता है, 0 वाई नहीं होता है, 0 होता है ठीक है। तीसरा सी पॉइंट एक्स पोजीशन 4 है, 4,0 ठीक है, मतलब नॉर्मल सी बात है। बस एक बारी एक मतलब जैसे शुरू में मैं कह भी रहा था लाइन कहाँ काटेगी, आप सारे कह रहे थे -1 पे, तो -1 थोड़ी पॉइंट है, -1,0 तो पॉइंट टू पॉइंट के तरीके से लिखा जाएगा। लेकिन अब सुन लिया तो मेरे ख्याल से आसान ही लग रहा होगा। फिर मैंने एक अगला पार्ट दिया था आपको, ये नेक्स्ट पार्ट था, नेक्स्ट पार्ट जिसे मैंने थ्योरी में लिखवाया था, इन लाइनों से और वाई एक्सिस से बनने वाला जो ट्रायंगल है, देखो ध्यान से देखो बच्चों, ये ट्रायंगल दिखता होगा, थोड़ा शेडिंग लगा देते हैं। यस सर। इस ट्रायंगल के कॉर्नर पॉइंट यानी वर्टिसेस लिखने को कह रहे हैं। तो ए पॉइंट तो वही है जिसके एक्स पोजीशन 2 और वाई पोजीशन 3 थी, ठीक है। ये वाई एक्सिस वाले ट्रायंगल हो गया भैया। ए पॉइंट तो वही है 2,3। अब इस वाले को मान लो मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर डी, 0,6 इसको ई बोल देते हैं। तो ये डी पॉइंट देखो, तो देखो बस 0,6 उल्टा मत बोल देना, ये वाई वैल्यू 6 है, वाई एक्सिस है, वाई 6 है यहाँ, तो यहाँ एक्स का होगा 0,6। ट्रायंगल का तीसरा कॉर्नर देखो ये है ई, ई लिखना है 0,1 हाँ जी 1 है ये, तो एक्स 0 और वाई सर यहाँ 1 दिख रहा है थोड़ा, ठीक है, ये हो गया ठीक है। ये सेकंड लास्ट पार्ट था हमारा कि इन लाइन और वाई एक्सिस से बनने वाले ट्रायंगल के कॉर्नर लिखो। और आखिरी क्या था ये आप बताना मेरे को, ठीक है, आखिरी का आइडिया आप देना। आखिरी में मैंने पांचवा छठा जो भी था अभी नंबर आप देख लेना, मैंने ऐसे कहा था y = mx+2 है, तो m बता, m बताना है। आप में से किसी को आइडिया आ रहा है कैसे आ सकता है? आसान है बहुत, सभी के लिए आसान है, किसी एक आधे के लिए नहीं कह रहा मैं। बोल दो तो इंटेलिजेंट बन जाओ, हर कोई सोच सकता है, मेरी जरूरत नहीं है। चलो देखो मैं आपसे पूछ के देखता हूँ आप अपने तरीके से क्या बता पाओगे कि नहीं। सब बताओ मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे। M m पूछ रहा हूँ। m इस इक्वेशन में m निकालने के लिए आपको किस किस की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी? Y and X अब x और y दे दो तो m तो निकल जाएगा। अच्छा इस ग्राफ पर आंसर क्या है जहाँ लाइनें काटे? x और y का आंसर तो ग्राफ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही होता है ना। तो इन इक्वेशनों के लिए x और y का आंसर जहाँ वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, बोलो इस पॉइंट की x पोजीशन क्या है? 2 और y इस पॉइंट की y पोजीशन क्या है? 3 यानी इस ग्राफ का सॉल्यूशन क्या है? इस ग्राफ का सॉल्यूशन x2 y3 x2 y3। तो तुम्हें तो x और y पता है और तुमसे m पूछा जा रहा है, तो डालो ना x और y, सारी तो पता होनी जैसी बात है कि सर y = mx+2 में m पूछ रहा है तो xy से आता। xy सर ग्राफ पर तो xy आंसर वो होता है ना जहाँ दोनों लाइनें काट जाए, इंटरसेक्ट कर जाए। तो x2 y3 पुट कर दिया, y की जगह 3, x की जगह 2, ठीक है भैया। अब हम m निकालना चाह रहे हैं, शिफ्टिंग कर देते हैं। शिफ्टिंग देखो m राइट पर है 2m, m into 2 2m राइट ही रहने दो, 2 को इधर ले आओ, बल्कि 3 - 2 क्या हो जाएगा 1, 3 - 2 1। m और is m निकालना है तो 1/2 half। मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड में चला जाएगा तो m हाफ आ गया। कोई दिक्कत है तो बोलो। No, sir. बस No, फटाफट sir। से एक प्रैक्टिस मारो, एक रफ प्रैक्टिस, ग्राफ नहीं बनाना, ऐसे ही रफ सोच के कर लो और बस आगे बढ़े जल्दी से। और कल साउंड में गड़बड़ था, आप लोगों ने काम चला लिया, बताया नहीं ढंग से। कल वाली क्लास में साउंड में काफी दिक्कत थी, बाद में अगले बैच समझ तो आ रहा था। यस सर। नहीं, वो तो आपने काम चलाया। कल वाले के मुकाबले आज साउंड बेटर है या नहीं? यस बेटर है। Yes sir. कल तो काफी दिक्कत थी, बिल्कुल दिक्कत। चलो कोई नहीं। बताओ बच्चों। किसी का रह गया तो बोलो, नहीं तो रब करें।
नेक्स्ट ग्राफ पर लगभग सारे पॉइंट बोलने की कोशिश कर दी गई है जो पूछता है टीचर। ठीक है, अब यहाँ पर अभी तक मोटे तौर पे एक ग्राफिकल मेथड सीखा हमने, एक फॉर्मूलों से हमें पता लग जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट, जो भी है। ठीक है, अब वो अदर मेथड अलजेब्रिक मेथड हमें बोलेगा। ठीक है, अब ध्यान से एक बारी मेथड सुन लीजिए और फिर प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो 3.3 आ गई है, बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना बच्चों, ग्राफिकल मेथड पहला था जिससे 2 वेरिएबल इक्वेशन सॉल्व होती हैं, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, इसे ज्योमेट्रिकल मेथड भी कहते हैं, ग्राफिकल मेथड। बाकी अभी 3 मेथड बचे हैं मेरे सिलेबस में। ठीक है, 3 में से एक बार मोटे तौर पे नाम बोलते हैं। अभी आप कुछ लिखना मत, इसमें कुछ लिखने जैसा, नोट्स बनाने जैसा नहीं है, मैं थोड़ा रफ ही बोल रहा हूँ। जैसे 3.3 में आ रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आ जाएगा हमारे पास एलिमिनेशन मेथड, और आखिरी और चौथा मेथड होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये वाला इस साल के लिए सिलेबस से डिलीट हुआ है, सिर्फ इस साल के लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बाकी जो भी 3 मेथड हैं चलो डिलीट हो गया, अब 2 रह गए। क्या अलजेब्रा वाले मेथड, इनमें ग्राफ वगैरह ज्योमेट्रिकल कुछ नहीं करना होता, इक्वेशन ही आपस में सॉल्व करके आ जाता है आंसर। लेकिन चलो नाम दे रहा है, किताब को नाम दे रही है और हम नाम के हिसाब से समझ के कर लेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से आप सोचो, मेरी नजर से देखो, तो कोई भी कोई क्वेश्चन जब मुझे सॉल्व करनी हो तो मेरे को तो बस एक ही कंसेप्ट समझ में आता है कि अगर ग्राफ नहीं करना, सब मेथड ठीक है, किसी ने कोई नाम डाल दिए, ठीक है भैया, तो नामों की वजह तो मैं आपको बता दूंगा क्यों डाल दिए, लेकिन छोड़ो, एक ही वजह है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व होने की, एक ही वजह है। अभी किसी नाम में मत जाना, किसी मेथड पे मत जाना, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, देखो आप जवाब। ये एक इक्वेशन है, इसमें कितने वेरिएबल है, 2 या 1? 1 वेरिएबल है सर, सिर्फ x। अच्छा, अगर इसमें x निकालना है तो आपको कोई मेथड समझाना है या आप अपने आप कर दोगे? सर अपने आप कर देंगे। जस्ट प्लस 2 उधर जाके -2। तो एक बात सुन लेना, ये बड़े बड़े मेथड सिर्फ इससे एक वजह से बनेंगे कि कोई भी इक्वेशन किसी से भी तभी सॉल्व होगी जब उसमें एक ही वेरिएबल होगा। एक वेरिएबल होगा, जैसे 6 में करते थे वैसे आपको 10th और 12th तक भी सब वही करना है। सर 1 वेरिएबल होगा ना, बस शिफ्टिंग लगानी, आंसर आ जाएगा लीनियर में। तो बताना अभी प्रॉब्लम बताओ आप, ये वाली जैसे 2 इक्वेशन दी हुई है और मेरे को कहा भी आपस में सॉल्व करके एक्स वाई ढूंढो, इससे क्यों नहीं मैं एक्स या वाई निकाल पाऊंगा? क्योंकि यहाँ सर यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं। 2 वेरिएबल है सर, और इसमें भी 2 वेरिएबल है, एक अकेला दे दो, एक्स अभी निकाल दें, या अकेला वाई दे दो सर, शिफ्ट करके भी निकाल दें। अगर आप ये समझते हो तो देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, चाहे मैं अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड की एक्सरसाइज कराऊंगा और आगे एलिमिनेशन की, लेकिन मैं काम एक ही करूंगा, मैं कुछ करके यहाँ एक वेरिएबल बनाऊंगा। बच्चा बोल रहा है अभी अब की बारी कैसे बनाओगे इस वाली एक्सरसाइज में, एक वेरिएबल कैसे बनाओगे? मान लो मैं हर जगह वाई बनाना चाह रहा हूँ, तो सारे बच्चे बताओ, ये तो वाई है, किसको वाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें? किसको वाई डिपेंडेंट कन्वर्ट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा? सर एक्स को बदलना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू चाहिएगी। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन से आप एक्स की वैल्यू निकालो। ठीक है, जो पूछ रहा हूँ उसको सोच के बोलना जरा। एक्स की वैल्यू निकालो, ये प्लस वाई उधर जाके माइनस वाई हो जाएगा। सब बताना ये एक्स की वैल्यू किस पे डिपेंडेंट आई है, किस वेरिएबल पे डिपेंडेंट वाई पे। है? एक्स की वैल्यू वाई डिपेंडेंट है सर, वाई पे आश्रित है, वाई डिपेंडेंट है, बल्कि हिंदी तो समझ में ही नहीं आएगी आपको। एक्स की वैल्यू वाई डिपेंडेंट है सर, तो बोलो ये एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ डाल दूं एक्स की वैल्यू, तो बोलो ये एक्स एक्स रहेगा या वाई डिपेंडेंट कन्वर्ट हो जाएगा? वाई डिपेंडेंट कन्वर्ट हो जाएगा। वाई डिपेंडेंट बन गया तो देखो हर जगह तो फिर वाई है, फिर तो एक्स बचा नहीं। उसके बाद तो आप 6 क्लास से जानते हो, वाई वाले नंबर एक तरफ, बाकी दूसरी तरफ आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, आंसर आ जाएगा, पहले लॉजिक चेक करना। आपके पास 2 वेरिएबल जब तक आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, आप किसी दूसरी इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकाल के इसमें डाल रहे हो, तो हर जगह वाई बनेगा और तब वाई बड़े आराम से आएगा। तो आ जाएगा 1 वेरिएबल से ही आएगा, कंसेप्ट तो ये। सर इस मेथड का नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों डाला? बच्चों इसमें हम किसी एक इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकाल के, एक्स की वैल्यू निकाल के वाई डिपेंडेंट निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। पुट करने को सब्स्टिट्यूट करना भी कहते हैं। सब्स्टिट्यूट करते हैं, इससे 1 वेरिएबल बनता है, इसलिए इस मेथड का नाम हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड डाला हुआ। ठीक है, अब बच्चा ध्यान से सुनना। मान लो मैंने इस इक्वेशन से एक्स निकाला, वाई डिपेंडेंट आएगा। कभी भी जिस इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकाली वाई डिपेंडेंट, वो उसी में वापस मत डाल देना, कभी आंसर नहीं आएंगे। जो आएगा वो गलत आएगा नहीं, लेकिन आंसर कभी नहीं आएगा। वाई वाई नंबर नंबर सब कट जाएंगे, 0 बराबर 0 आ जाएगा लास्ट। तो 0 बराबर 0 होता है, गलत तो है नहीं, लेकिन आंसर नहीं आएंगे। जिस इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकाली वो दूसरे में डालना, दूसरी कंडीशन में डालना, तब जाके आंसर। ठीक है भैया, अब ध्यान से सुनना। देखो इससे एक्स की वैल्यू निकाल ली। अच्छा एक चीज और बतानी है, जैसे इससे एक्स निकाला वाई डिपेंडेंट आया, यहाँ डाल के वाई बनेगा, अभी आंसर आ जाएगा। लेकिन एक दूसरी चीज, इसको छुपा लेते हैं।
मुझे कोई बताओ, अगर मैं यहाँ से y निकालता x को दूसरी तरफ शिफ्ट करके, तो y किस पे डिपेंडेंट आता? X. वो y की वैल्यू आप यहाँ डाल दो x वाली, तो x तो भी x आ जाएगा, मतलब तब भी वन वेरिएबल कन्वर्ट हो ही रहा है। कोई एक काम कर लो, या तो इस इक्वेशन से x y डिपेंडेंट निकाल के, या y को x डिपेंडेंट निकाल के दूसरी में सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये फर्स्ट इक्वेशन नंबर दे दिया हमने। अब देखो सेकंड इक्वेशन पे हम काम कर रहे हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ x की जगह x की वैल्यू डाल रहे हैं 14 माइनस वाई, सब्स्टिट्यूट कर दी। आगे एक माइनस वाई ध्यान से देखो पहले से है, x की जगह 14 माइनस वाई, एक माइनस वाई पहले से, एक प्लस, देख लीजिए जी, ये y वन वेरिएबल इक्वेशन हो गई। और सबको पता है वन वेरिएबल इक्वेशन पे काम कैसे किया जाता है। आपको y निकालना है, y वाली टर्म एक तरफ रखो, बाकी दूसरी तरफ ले जाओ, आंसर आ जाएगा। सब बताओ माइनस वाई क्या बनेगा? 2y minus 2y. minus 2y. माइनस 2y, और कांस्टेंट साइड ले जाओ, 4 माइनस 14y बोलो, 10. 4 माइनस 14। मैं लिख देता हूँ, आप साइन की गलती मत करो ना, साइन की गलती तो 6 7 का बच्चा कर सकता है, आप तो बड़े हो गए। 4 माइनस 14 minus 10. नेगेटिव कट हो गया, Minus 10. 2 और y के बीच में इधर मल्टीप्लाई है, तो 2 इधर मल्टीप्लायर है, तो उधर जाके डिवाइड में जाएगा, 10/2 y का आंसर क्या आ गया? होल्ड मत कर देना, अभी y आया, x भी निकालना है। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन तुमने बनाई हुई है x इक्वल 14 माइनस y, इसमें y पुट कर दो तो x भी आ ही जाएगा, ठीक है। तो पुट y इक्वल 5 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है भैया। तो ये इक्वेशन 1, अब स्पेस उधर नहीं हो रहा है, इधर लिख लेते हैं, ठीक है। x इक्वल है 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई की जगह 5, x आ गया 9। बोलना कोई कंफ्यूजन? No, sir. करो No, फटाफट, sir. जल्दी से कर दो। सर अगर हम y की वैल्यू x प्लस y इज इक्वल टू 14 में डाल देते तो? हाँ, किसी भी एक इक्वेशन से, या तो फर्स्ट से सेकंड में डालो, या सेकंड से फर्स्ट में डालो, आंसर आना ही आ ही जाएगा, बिल्कुल सही है। कंफ्यूजन है तो बोलना बच्चों। प्रैक्टिस करेंगे, कॉपी नहीं करेंगे? तब करूं? नो सर। नो सर। अब आप में ज्यादा बच्चे नए हैं इस बैच में सारे, और बहुतों का फीस ड्यू चल रहा है, तो अपनी फीस सब बच्चे अब एक टाइम रख देते हैं, कल की क्लास तक मैक्सिमम क्लियर कर दीजिए सभी, ठीक है भैया। कल तक सभी क्लियर कर दीजिए। फीस किस तरह से देना है वो थोड़ा सा क्लियर करूं मैं आपको। अभी इस मंथ के लिए तो पूरा लिंक क्या करें, इस मंथ के लिए सब मतलब सब सुन लेना, बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। मंथली फीस हमारा एक्चुअली 800 रुपीज है भैया, मतलब ये प्रीवियस ईयर का था, साल हम कुछ बढ़ाने वाले थे, जैसे शायद 1000 करने वाले थे, ठीक है। लेकिन वो अचानक से कोरोना वगैरह सब साल के शुरू में हो गया, तो सभी को दिक्कत थी कुछ ना कुछ, हमने उसे बल्कि कम कर दिया, 200 कम कर दिया 200 बढ़ाने की जगह। तो जब तक ये लॉकडाउन चलेगा हमारा, ठीक है, तब तक ये 600 है, नहीं तो जैसे ही हम फिजिकल हो जाएंगे, ठीक है, या नॉर्मल हो गया सब कुछ, चाहे कुछ बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ेंगे और हम पढ़ाएंगे, तो ये फीस 800 है। वो अपने पेरेंट्स को सब बता देना एक बार। दूसरी जरूरी बात, ये बैच हमारा इस महीने 6 जुलाई को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। सब बच्चे ध्यान से सुन लेना, ठीक है। अब जितने भी बच्चे आप में से 10 जुलाई तक एडमिट हुए, 10 जुलाई तक जिसने भी क्लास की वीडियो डालोगे? क्लास दोबारा बताना, क्लास फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर ही कह रहे थे आप सर। डली हुई है सर आ तो नहीं रही वो बीसीसी ऐप में। बीसीसी ऐप में है, आप बैच में पहुंच पाए? आप अपने जैसे बीसीसी ऐप में सीधा सीधा नहीं, उस ऐप को यूज करना आना चाहिए। नीचे आप अगर बॉटम पे देखते हो ना, तो एक सेकंड नंबर पे टैब आता है बैच, उस बैच का टैब क्लिक करते हो तो फिर आपको अपना एक बैच दिखता है, फिर उसको क्लिक करते हो तो ऊपर बहुत सारे टैब हैं जिसमें एक में वीडियो है। मैं आज आपको कैसे यूज होगा उसका एक छोटा वीडियो शेयर कर दूंगा, वो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा आप किसी वीडियो पे पहुंचोगे। यस सर। नेक्स्ट, 1 मिनट रुक जाओ भैया, मेथड तो वही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा आसानी से कैसे हो
हम फंसे नहीं, कैलकुलेशन में नहीं सब फंसे, चाहे मेथड आ गया। एक तो सब बच्चे मैं राइटिंग थोड़ी अनोखी अनोखी लिखता हूँ कई जगह, ठीक है भैया, तो वो थोड़ा समझ लेना कि बार बार आपको कोई कंफ्यूजन ना पूछते ना रहो या गलत ना लिख लो। ये देखो टी, टी लिखा है, टी को देखो मैं कैसे बनाता हूँ, कई बार बच्चों को लगता है प्लस लिख दिया सर ने, टी लिखा है मैंने, ध्यान देना ये भी टी है, ठीक है, पूरी मैथ्स में ध्यान देना, टी इस तरह से बना रहा हूँ मैं, और कई बार तो जल्दी में ऐसे ही हो जाता है, जल्दी में मान लो ये रह गया तो बच्चे को लगा प्लस हो गया, ठीक है, ध्यान से देख, ठीक है, टी किस तरह से बनाया है। खैर अब सारे बताओ, पहले कुछ याद दिलाओगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी पुरानी बात को याद दिलाओगे, पिछली एक्सरसाइज में कुछ चल रहा था। सिंपल सर, मेथड कोई भी आपने कहा था स्टैंडर्ड सिंपल कर लेना, नहीं तो तकलीफ लग जाएगी। स्टैंडर्ड वेरिएबल लेफ्ट, कांस्टेंट राइट, तो वेरिएबल तो लेफ्ट ही है, जो तुम्हें निकालना है, हर बारी एक्स वाई निकालना होता है, तब की बारी एस और टी निकालना है, वो तो एक ही जैसी बात है। वेरिएबल लेफ्ट है, कांस्टेंट राइट है, लेकिन सर आपने कहा था सिंपल भी होनी चाहिए, डिवाइड में कुछ नहीं होना चाहिए। ये डिवाइड में नंबर है, पहले इन्हें हटा लो, नहीं तो मुश्किल लगेगा कुछ। डिवाइड के नंबर भैया एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किए जाते हैं, तो आप पहले एलसीएम ले लो, 3 और 2 का एलसीएम 6, अब 6 की 3 से डिवाइड 2, 2 की s से मल्टीप्लाई 2s, प्लस फिर 6 की 2 से डिवाइड 3, 3 की t से मल्टीप्लाई 3t, इक्वल है 6। बोलो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। अब 6 इधर डिवाइड में, उधर मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कब होता है कोई नंबर? जब पूरी लेफ्ट हैंड साइड को इधर डिवाइड कर रहे हैं, तो राइट पर पूरी राइट को मल्टीप्लाई कर देगा। देख लो एलसीएम लेने से पूरी लेफ्ट को डिवाइड कर रहा है, इधर पूरी लेफ्ट को डिवाइड तो उधर पूरी राइट को मल्टीप्लाई, तो 6 6 36। ये दोनों इक्वेशन मेरे पास अच्छी शक्ल की आ गई, स्टैंडर्ड सिंपल आ गई। अब मैं मेथड शुरू करूंगा जो मुझे कहा है सब्स्टिट्यूशन। अब 1 मिनट हेल्प कर दो, सारे बच्चे होल्ड करो यहाँ पे, 1 मिनट मेरे को जवाब दो, ध्यान से सुनना। सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी भी एक इक्वेशन से s निकालकर या t निकालकर कोई एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में डालो। अब मुझे समझदारी से बताओ, मैं सेकंड इक्वेशन से s निकालूं या फर्स्ट से? किससे आसान लग रहा है? फर्स्ट से अच्छा पक्का फर्स्ट से आसान है, मान लो 3 प्लस की सिंपल है, इसमें s में क्या दिक्कत आएगी अगर इससे s निकालोगे तो? सर 2 डिवाइड में जाएगा। सर ये s के साथ ना 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब एट लास्ट आप इसे राइट भगाओगे ना डिवाइड में जाएगा, s की वैल्यू डिवाइड वाली यहाँ डालोगे तो एलसीएम वगैरह सर वो टाइम लग जाता है। तो इतना तो सोचना चाहिए ना कि जिस वेरिएबल की जिस इक्वेशन में s, अब ध्यान से सुनना, दो इक्वेशन हमेशा सॉल्व करनी है, हमेशा स्टैंडर्ड सिंपल बना लोगे। अगर किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल है s और t x और y जो भी अकेला, कोई वेरिएबल अकेला दिख रहा हो, चाहे s चाहे t, वही वेरिएबल निकालना, उसी इक्वेशन से निकालना और दूसरी में डालना, ठीक है भैया? तो अभी ऑप्शन है s अकेला, s निकाल लेते हैं, माइनस t को उधर लेकर 3 प्लस t, इसको इक्वेशन 1 बोल लेते हैं, और यहाँ पुट कर लेते हैं, सेकंड में पुट करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, डबल ऑफ s की जगह 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल है 36, ठीक है भैया? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलना। अब मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, 2 का t से मल्टीप्लाई 2t प्लस 3t इक्वल है 36। देखो वन वेरिएबल बन गया, थोड़ा सोचते भी चलना, जब s की वैल्यू हमने यहाँ डाली s की जगह 3 प्लस t, तो देखो हर जगह t आ गया, तो वन वेरिएबल इक्वेशन है, ब्रैकेट खोले t एक तरफ बाकी दूसरी तरफ आंसर आ ही जाएगा, ठीक है? ये 2t प्लस 3t, किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। सर हाँ सर मेरे साथ लीव हो गया था सर, इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम की वजह से, तो सर एक बार ये वाला क्वेश्चन फिर से समझा दोगे? हाँ जी, ध्यान से देखना, ये फर्स्ट इक्वेशन था, ये सेकंड वाला देखो, ये सेकंड वाला, ये सिंपल नहीं था इक्वेशन, हम पिछली एक्सरसाइज में सीख रहे थे, कोई मेथड बाद में डालेंगे, पहले इक्वेशन स्टैंडर्ड सिंपल बनाएंगे। तो यहाँ डिवाइड के नंबर हैं, सिंपल नहीं है, तो पहले मैं एलसीएम लेके इक्वेशन को इजी बना रहा हूँ, कोई मेथड यूज नहीं कर रहा। 3 और 2 का एलसीएम 6, ये 2 की s से 2s, 3 की t से मल्टीप्लाई 3t इक्वल 6। अब देखो 6 पूरी लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड कर रहा है, तो राइट मल्टीप्लाई कर देगा, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे 6 6 36 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है? अब देखो ये इक्वेशन आसान हो गई, इजी हो गई। अब दो इक्वेशन मेरे पास हैं जिन्हें मेरे को किसी मेथड से सॉल्व करना है, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन से देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला गया, s निकाल लिया, t डिपेंडेंट 3 प्लस t, और इस वाली इक्वेशन में s की जगह मैंने 3 प्लस t डाल दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो देखो अब हर जगह t बन चुका है। अब t आना चाहिए, तो बस अब सिंप्लीफिकेशन है, ब्रैकेट खोल के t वाली टर्म एक तरफ बाकी दूसरी तरफ, 2 का 3 से मल्टीप्लाई 6, 2 का t से मल्टीप्लाई 2t प्लस 3t इक्वल 36। अब आगे बढ़ा देते हैं इसे, ठीक है भैया? यानी कि ये 2t प्लस 3t आ गया 5t। माइक बच्चों किसका खुला है? सचिन का माइक खुला है, नमन का माइक खुला है, नमन माइक बंद कर।
आज नमन को मीटिंग से बाहर कर दें, एक दिन पहले भी किया था। 36 माइनस 6, 5t इक्वल है 36 माइनस 6 30, और t आ गया 30/5 यानी 6। ठीक है जी, t आ गया बच्चों 6। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। t6 को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं बस। पुट t इक्वल 6, देखो इसमें t डाल दोगे तो ऐसा ही जाएगा। इन इक्वेशन नंबर 1 अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है हमें, क्योंकि अब यही मेथड चलना है। वैसे तो ये हर क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन की शक्ल ऐसे बदलेगा कि हमें कैलकुलेशन थोड़ी देखनी पड़ेगी। 9 आएगा। मेथड यही रहेगा, मेथड यही रहेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। जल्दी से करो। आंसर जो भी आ जाए उन्हें बॉक्सेस में लिख दिया करो, तो टीचर को इजीली ढूंढना नहीं पड़ता। भाई वो बड़ी स्पीड में पेपर चेक कर रहे होता है, उन्हें आंसर मिलते रहे ना, उन्हें सब याद होता है, तो बड़े इजीली नंबर मिल जाते हैं आपको। वो बीच की बातें ध्यान ही नहीं देते आप, इसलिए आंसर बॉक्सेस में लिख ही दिया करो, उन्हें सीधे आंसर दिखाने हैं हमें। रब करूं? किसी का रह गया तो बोलो। नो सर। नेक्स्ट। हाँ जी, अगला थोड़ा अलग है, आप ट्राई मार लोगे लेकिन सारे उल्टा पुल्टा कर दोगे सब। ठीक है भैया, 1 मिनट रोक के सुन लेना, 1 मिनट बिल्कुल रोक के सुन लेना। पहले मुझे बताओ, किन्हीं भी 2 इक्वेशनों को सॉल्व करें तो उनका आंसर क्या आता ही है, यूनिक आंसर होता ही है या और भी केस है? सर और भी हो सकते हैं। सर जरूरी थोड़ी आंसर आता है, कभी नो सॉल्यूशन है ग्राफ में तो हमने सीखा एक आइडिया पैरेलल लाइन आ जाए इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इनफिनिटली मैनी आंसर नहीं सॉल्यूशन। होगा। या लाइन के ऊपर लाइन आ जाए सर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है। अच्छा पैरेलल लाइन का केस हो मान लो तो सॉल्व होना ही नहीं है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में आंसर तो होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, क्या कोई इनफाइनाइट आंसर लिख सकता है क्या? नहीं नो सर। सर आंसर No, इनफाइनाइट होते sir. हैं लेकिन लिख नहीं सकते। अब जरा एक थोड़ा सा कंटेक्स्ट में बिना करे पहले सोचो, थ्योरी सोचो पहले। जैसे इसमें आज ये फिर थर्ड पार्ट हमने शुरू कर लिया, ये 2 इक्वेशन मेरे को दी हुई और मुझे सॉल्व करनी है। नॉर्मली तो यूनिक सॉल्यूशन ज्यादा बारी तो होता है, मेथड हम जानते हैं, किसी एक से x या y निकाल के दूसरे में डाल देंगे और आंसर आ जाएगा। आ गया तो ठीक है ही है, मना कोई नहीं कर रहा, लिख देंगे जो भी आ गया, ठीक है। लेकिन मान लो हम आंसर नहीं सॉल्व कर पाए, तो आंसर सॉल्व मेरे से आंसर आ नहीं पा रहे और ये तुम्हें दिख जाएगा अभी इस क्वेश्चन में होने वाला है कि मैं कुछ नहीं निकाल पाऊंगा, तो इसका मतलब आंसर नहीं आए कि 2 बचे हैं। या तो उसका कौन सा सोल्यूशन होगा? नो सोल्यूशन, कि हम कर नहीं पाए। या बच्चों जरूरी नहीं है नो सोल्यूशन हो, इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकता है। Infinite इनफाइनाइट solution. सोल्यूशन में भी आप सोल्यूशन लिख नहीं सकते इनफाइनाइट, तब भी ये सॉल्व नहीं होगा। तो बोले Sir, मतलब ऐसा क्यों हो सकता है सर कि आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड डाला और ऐसे मतलब वो सॉल्व क्यों नहीं होगा? देखते हैं, एक बारी करके Sir. देखते हैं। पहले मेरे को प्योर सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलना है। बोलो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालूं, x की या y? सर y की। सर वाई की। तो y निकालो, y अकेला है, क्योंकि अकेला है वैल्यू डिवाइड में नहीं आएगी। बहुत बढ़िया बोला आपने। अब y निकालेंगे, लेफ्ट रखें या राइट, ये भी समझदारी से बताना। y निकालें, लेफ्ट right. रखना है right? सर लेफ्ट नहीं राइट लेफ्ट राइट। नहीं, अगर सर राइट ले जाओ तो ज्यादा अच्छा, प्लस y भी हो जाएगा। चाहिए तो प्लस y यानी y की वैल्यू चाहिए, 3 को लेफ्ट ले आओ तो Minus 3x माइनस 3, ये y की सिंपल सी वैल्यू आ गई मेरे पास। ये उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है हमने, फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया। अब सेकंड इक्वेशन पे आ जाओ, फ्रॉम फर्स्ट y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराओगे, 9x माइनस 3 इंटू y की जगह y की वैल्यू बोलो क्या है? बोलो y की वैल्यू बोलो, माइक y। तो y की वैल्यू है 3x माइनस 3, ठीक है, किसके इक्वल है? 9 के। अब देखो मेथड अच्छा लग रहा है, इससे y एक्सडिपेंडेंट आया था। एक बार सब बच्चे जैसा पूछूंगा, ये y की एक्सडिपेंडेंट वैल्यू डाल दी तो बोलो कौन सा वेरिएबल पूरी इक्वेशन में बना है? X. x Y. बराबर x आ जाना चाहिए, x आ जाना चाहिए। लेकिन देखो कुछ ऐसा होने जा रहा है कि हम x भी नहीं निकाल पाएंगे।
एक बार ब्रैकेट खुलवाओ, आना तो चाहिए x। -3 के बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई करोगे, -3 की 3x से मल्टीप्लाई, -3 की -3 से मल्टीप्लाई +9 इक्वल है। कोई मुझे बताएगा 9x - 9x क्या होगा? सर जीरो हट गया सर, कैंसिल हो गया। अरे हम तो ये सोच रहे थे x आएगा क्योंकि हमने x बना लिया था, लेकिन यहाँ तो x कट ही गया। तो बोलो x आ पाएगा या नहीं आएगा? सर नहीं आएगा। कुछ भी नहीं बचा सर, ना x बचा ना y बचा, कुछ नहीं आने वाला। बस 1 लाख ऐसे बचा हुआ आपके पास, 9 = 9 लास्ट पैसे बची हुई। तो बोलो आंसर तो नहीं आएंगे इस क्वेश्चन के, क्योंकि x भी कट गया और y है ही नहीं, आंसर नहीं आ रहा है। तो लेकिन आंसर नहीं आने की 2 वजह बतानी पड़ेगी मेरे को अपने टीचर को। या तो इसका नो सोल्यूशन है या इनफाइनाइट सोल्यूशन है। नो सोल्यूशन कोई सॉल्व नहीं कर सकता, इसलिए नहीं आया होगा, और इनफाइनाइट है तो वो भी कोई निकाल तो नहीं सकता। कोई बताएगा पहले कि इसका आंसर नहीं आया, नो सोल्यूशन होना चाहिए कि इनफाइनाइट? इनफाइनाइट वजह, रीजन दो, रीजन। सर यहाँ पे 3 कॉमन है, 3 डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड हो रहा है। ठीक है, आपने वजह किसी ने गलत नहीं ढूंढी है। देखो 2 बच्चे वजह कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सर ये वाली इक्वेशन अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं ना तो 3 3 9x, 3x बचता, ये 3 कटता y बचता, ये 3 डिवाइड होता, 3 3 9 या 3 बचता। सर सेम इक्वेशन है दोनों। ग्राफ सोचो सर, लाइन पेपर लाइन आएगा, इनफाइनाइट पॉइंट पे काटनी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अरे वो बात ठीक है बच्चों, मना नहीं कर रहा, और अच्छी नॉलेज है वो भी ठीक कह रहा हूँ, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला गया है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही क्लियर करना है हमें टीचर को। इसी मेथड से हमें पता लगना चाहिए, दूसरी मेथड नहीं सोचनी है हमें। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन हुआ है, नो सॉल्यूशन। अब यहाँ फंस जाओगे, आप कहोगे सर x कट गया, y बचा नहीं, सब कट ही गया, मतलब आंसर तो नहीं आ रहे। लेकिन सिर्फ इस मेथड से आप कह रहे हो ना ग्राफ सोच ना फॉर्मूले सोच A1 A2 वाले, इस मेथड से कैसे पता लगता है कि आंसर इनफाइनाइट है कि नो सॉल्यूशन है? यूनिक तो नहीं है, आंसर तो नहीं आएगा। आप ध्यान से नहीं, उससे भी नहीं सोचना, फॉर्मूलों से भी नहीं सोचना, इसी मेथड से, बस इतने में ही पता लग जाना, इतने में ही पता लग जाना। ठीक है, अब पहले अपना ना बोलो, पहले मेरे को मैं एक बार इस क्वेश्चन को बदलता हूँ आपके सामने। था 9, बाद में 9 कर देंगे, लेकिन आप ऐसे समझो, मान लो यहाँ 8 होता, तब भी आप इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट कर गए, लेफ्ट हैंड साइड तो सब ऐसे ही चलती, लेकिन राइट साइड मान लो ये 8 होती। तो बोलो उस क्वेश्चन में 9x कट गया, आंसर तो नहीं आया। आंसर तो नहीं आया, ना आने की 2 वजह, या तो नो सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन, पता नहीं कौन सी वजह। बताओ जो लास्ट स्टेप आया 9 = 8, ये बात सही है या गलत है? अगर आपका लास्ट रिजल्ट गलत आए, सब कट गया, आंसर तो नहीं आएंगे, लेकिन रिजल्ट गलत आया, इसका मतलब ये सॉल्व ही नहीं हो सकता, तब बोलो नो सॉल्यूशन। लेकिन ये क्लियर है, जब रिजल्ट सब कट गया आंसर नहीं आ सकता, लेकिन रिजल्ट ही गलत है तो ये सॉल्व ही नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन बच्चा कहेगा सर यहाँ तो 9 था, वो तो आपने मिटा के 8 जो था वो लिखो सर पहले। अब बोलो कट अब भी क्या सब, आंसर तो नहीं आ पा रहे, लेकिन जो लास्ट रिजल्ट है सही है या गलत? सही है। सही है। अगर सही है तो इसके इनफाइनाइट आंसर है, वो हम निकाल नहीं पाएंगे। इनफाइनाइट सही रिजल्ट है तो इनफाइनाइट आंसर है, गलत रिजल्ट है तो नो सॉल्यूशन है। ये लॉजिक होता है, और कुछ फॉर्मूला वगैरह कुछ और चेक करने की जरूरत नहीं होती। तो देखो रिजल्ट तो सही है, तो मैं यहाँ लिखूंगा कि आंसर तो नहीं आ पा रहे, लेकिन रिजल्ट सही है, रिजल्ट इज करेक्ट, रिजल्ट इज करेक्ट implies that equations have infinite solution, infinite solution, यानी इसके infinite solution अब छोड़ा जाएगा। बोलो कोई क्वेश्चन हो तो। सर अगर हम इसे 3 से डिवाइड करके करें तो? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और कोई क्वेश्चन? सर हाँ सर जो आपने लास्ट लाइन क्या लिखी है? हमने कहा है जो रिजल्ट आया ये करेक्ट है, रिजल्ट इज करेक्ट, सही रिजल्ट आ गया। implies that equations शॉर्ट फॉर्म में लिखा है EQNS, equations have infinite many solution, इसलिए इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने चाहिए। सर हाँ सर अगर हम 3 से डिवाइड करते तो अगर इसका आंसर आ जाते तो? नहीं, ये थोड़ी है कि एक तरीके से करेंगे तो नहीं आया और इनफाइनाइट है, और दूसरे तरीके से करेंगे तो आ जाएगा। नंबर वही है क्वेश्चन के, आप अपना मेथड बदल सकते हो, लेकिन क्वेश्चन का आंसर नहीं बदल सकता, आंसर हर बार यही आएगा। क्योंकि अगर आंसर बदल गया किसी दूसरे मेथड से, या तो मैंने गलत कराया या आपने गलत कराया, कोई एक बात जरूर हो जाएगी। और कोई क्वेश्चन? चलो आप नहीं पूछ रहे, आप एक बार ही, आपके पास एनसीईआरटी होगी कई बच्चों के पास, इस क्वेश्चन का ये पार्ट का आंसर पीछे देख के मेरे को बताना क्या लिखा है इसमें। मेरे पास नहीं है एनसीईआरटी, आप चेक करके बताओ। सर y = 3
3x minus 3y equals to 3x minus 3. ठीक है जी। अब देखो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं तो खत्म कर दिया था, ठीक है। लेकिन बाद में कल को आप कर रहे हो अपने आप से सीख गए और पीछे से चेक कर रहे हो आप y इक्वल 3x माइनस 3। सर आपने तो इनफाइनाइट बोल के छुड़वा दिया। नहीं मैंने छुड़वाया थोड़ी है, अभी तो बात आगे लेके जा रहा हूँ, मैं बता ही रहा हूँ। क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है बच्चों, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाले कैसे, एक बारी और बताना। ये एक्चुअली दोनों इक्वेशन अलग अलग है या 3 से डिवाइड करके सेम ही है? सर सेम ही है। अब एक और बात सेम ही है सर, एक्चुअली अलग तो नहीं। अच्छा मैं x मान लो 1 डाल दूं तो y आ जाएगा, आंसर तो आएगा, लेकिन एक नहीं है। 1 डालने पर कुछ आएगा, 2 डालने पे सेम आएगा, कुछ अलग आएगा, सर अलग आएगा। 3 डालने पे फिर अलग आएगा। फिर वो 1 2 आंसर है या उससे सारे इनफाइनाइट आंसर आ जाएंगे? आ जाएंगे ना इनफाइनाइट। तो बोलो फिर x का मतलब हम कोई एक खास नंबर डाल सकते हैं या जो मर्जी हो सकता है? कुछ भी। बस अब इसको हम एनसीईआरटी से थोड़ा बेटर लिखते हैं। एनसीईआरटी ने जो कहा है बिल्कुल गलत नहीं कहा, मैं मानूंगा उसको, ठीक है, लेकिन हम उसे और अच्छा कर देते हैं। सर अब हमने मान लो इनफाइनाइट आंसर लिखने हो तो कैसे लिखें? सर टेबल बना इनफाइनाइट आंसर लिखने हो तो कैसे लिखें? भैया मुझे नहीं पता, x1 डालो 2 डालो जो मर्जी डालो, x1 2 3 0 -1 जो मर्जी डालते रहो, आंसर आते रहेंगे। तो मैं कह रहा हूँ दुनिया भर के सारे नंबरों को मैंने एक नाम दे दिया, मैंने बोला जितने नंबर हो सकते हैं सबको के बोल दो, एक्स के, सारा एक्स के इसमें डाल दो। तो बोलो y के इनफाइनाइट आंसर क्या आएंगे? 3k माइनस, 3k minus और 3 k का मतलब बताओ, कुछ फिक्स है? कुछ फिक्स है कि 1 ही डालोगे कि 2 ही डालोगे, जो मर्जी डाल फिक्स नहीं है, कुछ भी सकते हो, कर जो सकते मर्जी हैं। डाल सकते हो। और x जैसे जैसे k आप बदलते जाओगे वैसे वैसे y भी बदलता रहेगा, तो इनफाइनाइट आंसर आ जाएंगे। तो लो हमने इनफाइनाइट आंसर भी लिख दिया, ठीक है, ये इनफाइनाइट आंसर आ गया इसका। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। नो सर। नो सर। नेक्स्ट हटाऊं, यस सर। कोई रह गया तो बोलो। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों। अच्छा ठीक है, आप किस स्टाइल में करोगे उसे छोड़ो, और शायद वो ठीक भी होता, वो भी कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन हमें बेटर की तरफ चलना है भैया। जो जानते हैं वही करते रह गए और उससे हो भी रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे बड़े हो गए, फिर मुश्किल हो गए, फिर गलत होने शुरू हो गए, क्योंकि मुश्किल तरीके थे वो। तो थोड़ा थोड़ा आसान क्या होता है वो समझो, ठीक है जी। जैसे आपको कभी भी डेसिमल नंबर पे कैलकुलेशन करनी हो, जैसे हम थोड़ा बेटर मानते हैं कि भाई डेसिमल की कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम तो जाता है, तो क्या करते हो आप? सर 0 हटा के 10 वो क्या जितने डेसिमल हटाया, एक डिजिट बाद डेसिमल है, नीचे 1 लिखा, और जितने डिजिट बाद 10 डेसिमल है उतनी 0 लिख दी, मतलब 2/10। ऐसे ये वाला क्या बनेगा बताना? 10 3/10। ये वाला 13/10। 13 upon बहुत 10 छोटे बच्चों की तरह कर रहा हूँ, मतलब ये डेसिमल हटाए तो इनका मतलब ये है, लेकिन एक प्रॉब्लम हटाई है और दूसरी आ गई है। तो डेसिमल हट गया, अब डिवाइड के नंबर परेशान कर रहे हैं। बोलो डिवाइड में सबके पास 10 है, ये डिवाइड का 10 कैसे हटा सकते हो आप? मल्टीप्लाई बाय सर पूरी इक्वेशन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, कर दो सबको 10 से 10 मल्टीप्लाई से। कर दो, ये 10 से 10 सारे कट जाएंगे। तो भैया फिर आप इतने छोटे भी थोड़ी हो कि मैं मैथ्स आपको ऐसे ही सिखाऊंगा। तो अब दूसरे तरीके से सुनना, और एक दूसरी बात का जवाब भी देना। हर अलग अलग तरीके में कुछ नई बात सीख जाते हैं। मान लो ये 1 डिजिट वाले डेसिमल थे और हमें डेसिमल परेशान कर रहे हैं, मुश्किल लग रहे हैं, हम डेसिमल हटाना चाह रहे हैं। पहली बात, क्या मैं किसी भी इक्वेशन को अपने मन से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ या नहीं? जैसे डिवाइड तो करते हैं हम कॉमन नंबर से, मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं? सर नहीं। सर नहीं। गलत बोल रहे हो, हमेशा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कभी 4 = 4 है, तराजू में चीजें बराबर है, मैंने कहा 2 से इधर मल्टीप्लाई करा तो उधर भी करा, गलत हो गया क्या? हाँ क्या गलत हो गया क्या? नो क्या सर। गलत लिखा हमने? सर नहीं सर, दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, अब भी सही है, 8 = 8 तो होता ही है, ठीक है भैया। किसी भी इक्वेशन को आप चाहो अपने अपने आप से किसी भी नंबर से, लेकिन हर टर्म को लेफ्ट भी और राइट भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वेशन होना Yes, चाहिए, वो sir. इक्वल होना चाहिए उसका, यस सर। ठीक है। अब बताओ किससे मल्टीप्लाई करूं मैं ये डेसिमल हट जाए? 10 से। सर एक डिजिट बाद की डेसिमल तो वो सबको याद होता है सर, जैसे 2 डिजिट बाद का डेसिमल हटाना हो 100 से कर दो, क्योंकि उसमें 2 जीरो है, तो डेसिमल 2 डिजिट राइट चला जाता है, ये मैथ्स हमने छोटी क्लास में सीखी हुई है। तो एक डिजिट बाद की डेसिमल हटानी है, यानी पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, ताकि डेसिमल तो हट जाए। तो 10 से मल्टीप्लाई किया, डेसिमल एक एक डिजिट राइट, यानी 2x + 3y = 13 हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये एक डिजिट राइट कैसे जाता है, वो भूल रहा है, उसको रटा नहीं हुआ, तो भैया डेसिमल हटा के नीचे 10 लिखता, सब में 10 लिखता,
और 10 से मल्टीप्लाई करता नीचे वाले 10 हट जाते तब भी यही आता, वो उसकी रीजन हो गई थी, लेकिन एक स्टेप खराब होगा आपका। ऐसे यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर लो, एक डिजिट बाद के डेसिमल 10 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल एक एक डिजिट फॉरवर्ड मूव कर जाएगा, ये ऐसे आ गया। ठीक है, डेसिमल की प्रॉब्लम हमने निपटा ली। अब बताओ किसी भी इक्वेशन से x या y निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करने, किससे x या y निकालूं? किसी से आसान है या जैसे मर्जी कर ले? सर फर्स्ट इक्वेशन जैसे मर्जी। जैसे मर्जी कर लो सर, आसान कुछ नहीं है सर, कहीं भी x दोनों या y से। अकेला नहीं है, x या y कहीं भी अकेला नहीं है, डिवाइड वाली वैल्यू तो आएगी आएगी। चलिए इससे x निकालते हैं, x निकालना है 2x लेफ्ट, बाकी टर्म राइट, 3y इधर प्लस हो रहा है उधर माइनस, फिर x निकालना है 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड जाके डिवाइड, ये डिवाइड, ये x की y डिपेंडेंट वैल्यू आ गई, इक्वेशन 1 बोलो, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पुट करो, 4 इंटू एक्स की जगह देखो ये x की वैल्यू डालोगे जो कि है 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय प्लस 5y इक्वल है 23। यहाँ तक कंफ्यूजन है तो बोलना। अच्छा थोड़ा कैलकुलेशन कराना, ये डिवाइड का नंबर है, वैसे तो हम एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते, लेकिन बताओ क्या हो पा रहा है? सर 2 से कट रहा है। सर कैंसिल ही हो जाएगा, 2 2 4 कैंसिल ही कर दो। अब बस, अब तो डिवाइड का भी कोई नंबर नहीं है, ब्रैकेट खोलो y एक तरफ बाकी दूसरी तरफ, मेरे से पहले कर लोगे, आगे बढ़ो जरा, एडवांटेज लो, मैं थोड़ा कुछ सेकंड रुक जाता हूँ, सब पहले निकलो। टू की 13 से मल्टीप्लाई 26, 2 की माइनस 3y से माइनस 6y प्लस 5y इक्वल है 23, माइनस 6y प्लस 5y माइनस 1y इक्वल है 23 माइनस 26 माइनस 3, y3 आ गया। हाँ जी y3 आ गया। तो ये नेगेटिव नेगेटिव तो बच्चों कट हो गया, 1 इंटू वाई वाई होता है, y3 आ गया। y पे होल्ड मत करना, निकालना x से। आज एक नई बात बताता हूँ जो मैंने इस बैच में अब तक बताई नहीं और कभी नहीं सुनोगे अपनी पूरी जिंदगी में। इससे कई जगह प्रॉब्लम आती है 11वीं 12वीं तक, ठीक है, यूजुअली कोई नहीं बोल रहा है इसे, सभी एक एक सेकंड होल्ड कर लो, कोई बड़ा कंसेप्ट है यहाँ, अभी बोला जा सकता है इस आसान बात। ये जिसे आप डिवाइड का साइन देख रहे हो ना बच्चों, जैसे अब y की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना था, तो इसके बाद मुझे लिखना था पुट y इक्वल 3 इन इक्वेशन 1, और मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, अभी कर दूंगा, नॉर्मल है। ठीक है भैया, ये जो डिवाइड का साइन आपको दिख रहा है ना, ये ब्रैकेट भी होता है, ध्यान देना, इसे आप ब्रैकेट भी कह सकते हो, इसे वेनिकुलम कहा जाता है, लाइन ब्रैकेट कहा जाता है। ठीक है, 1 मिनट में छोटी क्लास से याद दिलाता हूँ आपको, 6 में क्या था उसके बाद क्या नहीं, अब भूल गए बिल्कुल। ठीक है, अच्छे अच्छे टीचर नहीं बताते, और क्वेश्चन इस बात पे 11वीं 12वीं तक गलत होते हैं। जैसे ऐसे कुछ आता था, बहुत 6 में आता था बस। तो दुनिया का स्मॉलेस्ट ब्रैकेट ये लाइन ब्रैकेट होता है, मतलब पहले वो बॉडमास रूल, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, पहले सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व करो, ये सबसे छोटा ब्रैकेट है, पहले ये चीजें सॉल्व हो, पहले ये 3 - 3 नहीं कर सकते। तो वहां तो कभी पढ़ते थे, लेकिन आज भी 4 साल हो गए तो कई बच्चे भूल गए, लेकिन तब एक खास तरह से लिखा जाता था। अभी तो ये डिवाइड है, कई बार जैसी नोटेशन है, डिवाइड का साइन के लिए यूज हुआ है। मैं कह रहा हूँ ये डिवाइड का ही साइन साइमल्टेनियस इसी वक्त वेनिकुलम लाइन ब्रैकेट का भी काम करता है। ठीक है, अब मैं एक अलग तरीके से बोलता हूँ, इसको छोड़ो आप, 13 माइनस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 है, ऐसा कुछ है। ठीक है भैया, आप सारे बच्चे बताओ, कोई भी कैलकुलेशन इसमें देखो, माइनस भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, काम सारे करने हैं। जब माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब करना हो तो पहले क्या होगा, ये किस रूल से पता लगता है, रूल का नाम देना। BODMAS BODMAS। अच्छा, आपके लिए तो यहाँ कोई ब्रैकेट है नहीं, किसी नॉर्मल अच्छे अच्छे बच्चों को नहीं पता होता है ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट का काम कर रहे हैं, तो वो तो कहते हैं सर ब्रैकेट तो कोई है नहीं, मतलब रट के ही कर रहे हैं सारे मैथ्स, किसी को लॉजिक ही नहीं आता, तो ब्रैकेट तो सर है ही नहीं, तो ब्रैकेट नहीं है तो बोलो सबसे पहले क्या होना चाहिए यहाँ पर, डिवाइड। कभी भी, मतलब जितने बच्चे ठीक करते हैं डिवाइड करना ही चाहिए, डिवाइड कर नहीं रहे, वो पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर माइनस कर रहे हैं और सबसे आखिरी में डिवाइड कर रहे हैं, यानी उनका BODMAS रूल यहाँ गलत हो रहा है और फिर आंसर आ रहा है सही। तो पहले ये समझो ये डिवाइड का साइन है ही, लेकिन ये साथ के साथ एक लाइन ब्रैकेट भी है। तो बोलो BODMAS क्या कहता है, सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, पहले ये ब्रैकेट निपटाओ, ये नहीं चलेगा। और ब्रैकेट के अंदर दो बातें, मल्टीप्लाई माइनस, और मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट में पहले क्या आता है, मल्टीप्लाई, इसलिए ये पहले माइनस होगा, फिर ये पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर ये माइनस होगा, ब्रैकेट सॉल्व हो गया, तुम्हारा सिंगल नंबर बन गया, अब तुम आ जाते हो ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो आगे करते हैं डिवाइड, तब ये डिवाइड होता है। बहुत मतलब इसलिए बड़ा कह रहा हूँ कि नहीं सुनोगे किसी से भी, और मूवमेंट दिखा दूंगा मैं। ठीक है, 12th का मतलब 100 में से 100 लेने वाला बच्चा गलती कर रहा होता है, उसे बताना पड़ता है, देख
ये लाइन ब्रैकेट वर्नाक्युलम है, ये लाइन ब्रैकेट है, ये सिर्फ डिवाइड का साइन नहीं है। तो वो कहते हैं हाँ अब ठीक हुआ जाके, और ये बात तो मैंने कभी सीखी भी नहीं। ठीक है, खैर आ जाओ। x इक्वल 13 माइनस 3 इंटू वाई की जगह 3 डिवाइडेड बाई 2, 13 माइनस 3 3 9 बाई 2, 13 माइनस 9 4 बाई 2 डिवाइड हो गया 2, यानी x का आंसर आ गया 2। ठीक है, और y का आंसर आ गया था ये 3। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट 5th पार्ट। माइक बंद कर लिया करो जब जरूरत नहीं है। हो गया भैया, हटाऊं क्या? हाँ जी, रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों। अच्छा, जैसे डेसिमल का इलाज आपने निकाला सर, डेसिमल मुश्किल है, एक डिजिट बाद की डेसिमल है, 10 से मल्टीप्लाई करके हटता, और इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों तरफ करते हैं तो बात एक जैसी रह जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर रूट दिक्कत कर रहा है। यहाँ भी आप कैलकुलेशन सीखोगे, कंसेप्ट को भूल जाना, मतलब लीनियर का कंसेप्ट क्या है वो नहीं चल रहा है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। इनमें आपके कैलकुलेशन के कंसेप्ट बेटर हो रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायरिंग वगैरह। तो बताओ रूट मुश्किल लग रहा है, कैसे क्या करें, कैसे हटाएं? Squaring both sides. ये इतने सारे बच्चों ने स्क्वायरिंग बोल दिया, पहले करवाई थे ना। ठीक है भैया, गलत भी करके देख ही लेना चाहिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोलो इसका स्क्वायर करवाओ, बोलो क्या आएगा? 2x 2x आपको स्क्वायर करना आता नहीं है वैसे, लेकिन चलो इसका करवाओ। 3y 3y स्क्वायर। ठीक है भैया, अब आपने ये करा दिया ज्यादा बच्चों ने, ज्यादा नहीं, एक आधा कोई टोकने की कोशिश कर रहा है वो रहने दो। ज्यादा बच्चे तो सोच रहे हैं देखो तो रूट से स्क्वायर कट गया, और बड़े आराम से आंसर, मतलब आंसर निकाल भी लो, आंसर वही आ रहा है जो इसका आना है, लेकिन टीचर काटेगा अलग, थप्पड़ लगाएगा अलग। ठीक है, कौन कौन बोलना चाह रहा है, बताओ जरा क्या ठीक होना चाहिए? सर x के ऊपर मतलब आपका ध्यान चला गया, यहाँ स्क्वायर होना चाहिए, बस इतनी मैथ्स आती है। ये तो 6th क्लास का मैथ्स है, ये 10th में मेरे को नहीं सिखाना, लेकिन मुझे पता है करते सारे गड़बड़ है शुरू में। ठीक है, तो भैया चलिए अब एक बात बताओ, देखो थोड़ा ढंग से लिखते हैं। जब किसी इक्वेशन का स्क्वायर करना हो तो पूरी लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर होगा होल स्क्वायर करते हैं, और पूरी राइट हैंड साइड का स्क्वायर होगा। एक्चुअली तो स्क्वायरिंग ऐसे होती है। अब मुझे बताओ, यहाँ बीच में प्लस है और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बताना होता क्या है एक्चुअली, तो फॉर्मूला तो याद होगा, आइडेंटिटी तो पता होगा। तो जब आप मेरे से स्क्वायर करा रहे थे डायरेक्ट, ना सोचे, आप a स्क्वायर तो लिखवा रहे थे, आप बी स्क्वायर भी लिखवा रहे थे, क्या किसी ने 2a भी लिखवाया? हाँ या नहीं? किसी ने नहीं लिखवाया, यानी आप स्क्वायर ही नहीं करना जानते। किसी इक्वेशन का स्क्वायर करना हो, पहले समझो पूरी लेफ्ट पूरी राइट का स्क्वायर होता है, एक एक टर्म का स्क्वायर नहीं होता, पूरी लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर होगा। दूसरा ये समझो, जब भी पीछे प्लस माइनस और होल स्क्वायर करना हो तो ब्रैकेट ऐसे नहीं खुलता बस a स्क्वायर और b स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का अपना एक फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और सबको पता है। इसलिए मैं छोटी क्लास में वैसे कहीं भूल भी जाता हूँ आप में से कि यार अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब है 2 बारी मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी को आपस में 2 बारी। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करके देखोगे ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता ही नहीं है। तो देखो ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, फिर ये देखो एक एक a b आता है, एक a b आता है, वो a b ऐड होकर 2ab बनता है। ये तो छोटी क्लास में काम हो चुका है यार, a प्लस बी को 2 बारी मल्टीप्लाई करो तो आता तो ये एक्चुअली तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर तो होता नहीं है, वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है भैया, तो अब तो फिर इतनी बड़ी क्लास में तो रटाया ही जाता है कि यार पहले तो सब देख ही रखा है तुमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्चुअली तो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab होता है। कहाँ आप खाली दोनों का स्क्वायर कर रहे हो? अगर स्क्वायर करना है तो a स्क्वायर करो, फिर बी स्क्वायर करो, रूट के ऊपर स्क्वायर है, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, y के ऊपर रूट नहीं है तो y का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। फिर 2ab करो, 2 इंटू a का मतलब रूट 2x इंटू b का मतलब नानी नाना सब यहीं पर याद आ जाएंगे, सब यहीं आ जाएंगे कि इक्वेशन लीनियर नहीं रह गई, क्वाड्रेटिक बन गई।
1 वेरिएबल क्वाड्रेटिक नहीं, 2 वेरिएबल क्वाड्रेटिक। ठीक है भैया, 10th क्या 10th 11th 12 से भी आगे निकल गए आप। 2 वेरिएबल क्वाड्रेटिक कब तक सॉल्व करोगे, कैसे एक्सक्यूज solve मी करोगे? सर, हाँ जी, सर आपकी वीडियो पॉज हो रही है। आपको मीटिंग लीव करके दोबारा आना है, आपका सिग्नल प्रॉब्लम है। ठीक है भैया, अभी सामने ध्यान से देखते रहो भैया। तो ये तो बहुत मुश्किल कर दिया आपने, ये नहीं कर सकते आप। ठीक है, जबकि मैं ये नहीं कहूंगा आपने सोचा अच्छा नहीं है, कह रहा हूँ वो ठीक है, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करना चाहिए, पहली बात तो यही दिमाग में आनी चाहिए। लेकिन स्क्वायरिंग करके तो रूट हटने नहीं है और मुश्किल हो जाना है, कहीं रूट बचेगा कहीं स्क्वायर हो जाएगा, सब शक्लें बिगड़ जाएंगी। यानी इसमें रूट हम हटा ही नहीं पा रहे, पहले ये समझ लो। तो कोई रूट टेंशन भी नहीं है भैया, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड डालो, आंसर ऐसे ही आएगा। ठीक है, आप ध्यान से देखते रहना। एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ, वाई डिपेंडेंट प्लस √3y को उधर ले जाओ, माइनस √3y। ठीक है, एक्स मुझे निकालना है, देखो √2 और एक्स के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन होगा, तो एक्स निकालना है, √2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट ले जाओ, डिवाइड में आ जाएगा। एक बार ही आप देख लो, क्योंकि देखने में थोड़ा बेटर सा लगता है, रूट डिवाइड पता नहीं कोई बेटर कुछ चीज बन नहीं जाए। आप बोलते रहोगे लेकिन कुछ बेटर बनेगा नहीं, और आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आराम से हो जाएगा। ये एक्स की वैल्यू वाई डिपेंडेंट निकाल दी, जो भी आगे वो इसमें पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ध्यान से देखो, √3 एज इट इज। सर हाँ जी, हम इसको रैशनलाइज नहीं करेंगे? इसको रैशनलाइज, अच्छा रैशनलाइज कब करते हैं, क्यों करते हैं, ये समझाओ। नहीं मालूम। ठीक है, आपको ये मालूम है कि नीचे जब रूट हो, नीचे जब भी रूट हो जाए तो रैशनलाइज करना चाहिए, उससे आसान हो जाता है। ठीक है भैया, अरे ये कोई वैल्यू नहीं आई है अभी बच्चे, ये कोई एक्स का आंसर नहीं आ गया। मान लो एक्स का आंसर ही आ गया होता और नीचे रूट ही आ गया होता तो मैं छोड़ता थोड़ी, नंबर कटते हैं, नॉन सिंप्लीफाइड है। तब सिंप्लीफाइड करने के लिए हम डेफिनेटली इसको रैशनलाइज करते हैं। ये अभी आंसर नहीं आया है, अभी हम बीच में है, एक्स के वाई डिपेंडेंट वैल्यू आ गई, वो वाई डिपेंडेंट वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है, वाई बनाए तो फिर वाई आए, अभी तो आंसर तो आया ही नहीं, तो अभी सिंप्लीफाई की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आगे सब्स्टिट्यूट करके बढ़ाओ। कोई दिक्कत है ओके तो सर। बोलना। नहीं सर, हो गया क्लियर। माइनस एक और कंटेक्स्ट दे देता हूँ वैसे, क्योंकि मेरे को मालूम है कि जो आपने पूछा है उसका ये परफेक्ट आंसर डिलीवर नहीं हुआ है मेरी स्टेटमेंट में। एक दूसरे तरीके से बताता हूँ, सुनना जरा। मान लो कभी √3/√2 कोई चीज निकाली आपने, ऐसे निकाल लिया एक्स, लेकिन हम कह रहे हैं आपको निकालना है कि 4x इक्वल 3/√2 ऐसा कुछ है। ठीक है भैया, प्लस y इंटू वाई कर देते हैं। हम कह रहे हैं जी आपको, आपने x तो निकाल लिया लेकिन y भी निकालना है। मैं कह रहा हूँ जब y निकालना है, आपसे पूछ रहा हूँ जिस बच्चे ने क्वेश्चन दिया था, कि क्या x को रैशनलाइज करने के बाद पुट करोगे या बिना रैशनलाइज करे पुट करोगे? तो बिना रैशनलाइज करे। क्योंकि सर लेफ्ट राइट √2 अपने आप कटने जा रहा है सर, उसको बीच में रैशनलाइज करने का पंगा क्यों लेना है, वो वैसे ही कट जाएगा, आगे आसान हो जाएगा। ये बात अलग है, जो भी आंसर फाइनली आएंगे उसमें डिनोमिनेटर में हम रूट आ गया तो कभी नहीं छोड़ते, रैशनलाइज पहले भी करते थे, आज भी करेंगे। ठीक है जी, लेकिन अभी आंसर आया ही नहीं है, तो अभी तो मैंने वैल्यू डाल दी, -√8y इक्वल है 0। अभी ध्यान से अब आप कैलकुलेशन आप करवाओ बच्चों, √3 की √3 से मल्टीप्लाई बोलो। 3 √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा 3, और साथ यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस माइनस तो माइनस आएगा, -3y अपॉन √2 -√8y इक्वल है 0। अब नेक्स्ट बताओ, डिवाइड का नंबर दिक्कत दे रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कब होगा, अभी या एलसीएम लेने के बाद? एलसीएम लेने के बाद। एलसीएम करवाओगे फिर अब आप। लेने के बाद तो एलसीएम कर लेते हैं, ले लेते हैं। √2 और 1 की एलसीएम आ गई √2, 1 की -3y से मल्टीप्लाई -3y, ये आप करवाओगे। √2 की -√8y से मल्टीप्लाई, रूट माइनस तो भारी रहेगा। ठीक है, 16। हाँ सर 2 माइनस भाई, रूट के अंदर दोनों नंबर रूट वाले हैं, रूट के अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखो 6 का मैं सिखा रहा हूँ आपको कि सर, प्लस 4 मल्टीप्लाई कैसे होती है। 2 8 जा 16 √16 y 4 भी होएगा, बिल्कुल होएगा, लेकिन अभी हम भी स्किप कर देंगे तो आप तकलीफ में फंस जाओगे जो 4 बोल रहा है। अगर मैं स्टेप जंप करने लगा तो मैं तो पहले स्टेप से सीधा आंसर लिख दूंगा। 16 का रूट 4y आ गया, नीचे ये √2 सारे बोलना, ये √2 इधर डिवाइड उधर मल्टीप्लाई, √2 की 0 से मल्टीप्लाई क्या आएगा? 0। सर किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई कर लो, 0। अब आ गया हो -3y -4y, दोनों नंबर माइनस के प्लस होगा, साइन माइनस का, -7 -7y = 0। ठीक है भैया, अब बोलो y और 7 के बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या होगा?
मल्टीप्लाई और अगर अगर y निकालना -7 को दूसरी तरफ ले जाओ, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट जाके क्या होगा? डिवाइड यानी 0 की किसी भी नंबर से डिवाइड आंसर 0। ठीक है भैया, y का आंसर 0 आ गया, लेकिन अभी x भी निकालना है। एक स्टेप और है, ध्यान देना। ये फर्स्ट इक्वेशन बना रखी है, इसमें y डालेंगे तो x आ जाएगा। x इक्वल -√3/√2 इंटू y की वैल्यू देखो डायरेक्ट पुट करवा दो। y की जगह बोलो क्या डालना है? 0। कोई बताओ 0 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड क्या? 0। जीरो यानी x भी क्या आ गया? 0 ठीक है, x 0 y 0। कोई दिक्कत है तो बोलो, बाकी करो फटाफट से। जिसका कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है बोल दो। टाइम ज्यादा हो गया जी, फटाफट करना, मैं बस 1 मिनट में लीव करूंगा। सर हाँ जी, सर मुझे आपसे एक बात पूछनी है। 30 सेकंड के अंदर पूछ लो, जरा जल्दी में बोलना। सर कैसे मैम हमें मैथ अलग कराती हैं तो इसमें मतलब पेपर में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना, मतलब करने में? मैथ्स क्या मैडम अलग तरीके से कराती हैं, ये कह रहे हो? यस सर। कौन सा स्कूल है आपका? सतब्रह्मा रेगल सीनियर सेकेंडरी नहीं स्कूल। नहीं, आपको लग रहा है मैडम अलग तरीके से कराती है। सतब्रह्मा की मैडम अलग तरीके से नहीं कराती। कहीं कहीं जरूर हो सकता है किसी क्वेश्चन को किसी दूसरे मेथड से कराया, ठीक है, लेकिन इससे कोई फर्क कभी नहीं पड़ता। लेकिन पूरा सुन लेना, जब पूछ लिया तो कई बार बच्चे मेथड में फर्क डाल देते हैं, ठीक है, मतलब गलती कर देते हैं। तो उन्हें लगता है यार मैंने तो उन भैया से सीखा था अपने ट्यूशन में और मैंने उस मेथड से कर दिया और मेरे को नंबर नहीं मिल रहे, तो कहते हैं सर मैंने आपके मेथड से किया इसलिए नंबर नहीं मिले। ऐसा कभी नहीं होता, ना स्कूल टीचर काटता ना हम काटते। वो जब गलत होता है तो वो जरूर कट जाएगा अगर आप एरर करोगे तो। ठीक है जी, चलें बच्चों, अब मेरे नेक्स्ट बैच लेट हो रहा है। हो गया था सबका? ओके, गुड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम जी, वेलकम।